हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं। हम अगर मैं करता हूँ स्केलर प्लस वेक्टर तो ये क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है। स्केलर और वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद फिर अगर हम बात करता हूँ वेक्टर प्लस वेक्टर तो ये वाला ऑपरेशन हम कर चुके हैं। वेक्टर माइनस वेक्टर वाला भी ऑपरेशन हम कर चुके। लाइक ये कब पे कहाँ पे किया था, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में किया था। तो हमने वेक्टर्स को ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। स्केलर के साथ वेक्टर्स ऐड नहीं हो सकते। मतलब अगर आप ऐसे कहोगे कि 10 मीटर और 10 सेकंड को ऐड कर दो तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे स्केलर और वेक्टर भी ऐड नहीं हो सकते, राइट। तो वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर लिया। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो हमने स्केलर इंटू वेक्टर्स वाला ऑपरेशन भी कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये वाला आज जो ऑपरेशन करने वाले कि वेक्टर्स और वेक्टर्स का हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन बोल लेता हूँ। अभी सिंबल नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग होता है। तो वेक्टर्स और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की बात करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टुडे। ओके, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने इतने सारे ऑपरेशंस कर चुके। ये जो सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में किया था। एडिशन वाला तो नॉर्मली हमने किया ही था। और स्केलर और वेक्टर वाला भी सिंपल ही ऑपरेशन होता है। और ये जो ये होता है स्केलर प्लस वेक्टर, ये कोई ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग यूनिट जिसकी चीज़ें उन्हें ऐड आप कर ही नहीं सकते, राइट। तो आज के ऑपरेशन में हम करने वाले हैं वेक्टर्स को और वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला इसमें आप सीखोगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की तो दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और कर लो डॉट, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और एक को कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, मतलब क्या होता है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो आंसर आता है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे कि अगर ये v1 वेक्टर है तो डॉट v2, जिसके मल्टीप्लिकेशन है, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और जो इसका जो आंसर निकल के आता है, जो मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होगी। और डॉट प्रोडक्ट क्यों जाता है, क्योंकि जो सिंबल है वो डॉट में होगा। अगर सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये होगा v1 क्रॉस v2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका जो आंसर फाइनली आता है वो एक हमारा वेक्टर आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे हम इसलिए अगर वेक्टर की बात, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर आंसर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, सिंबल की वजह से। तो ये तो लाइक ये मतलब ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको जाननी है जब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि वेक्टर्स में मल्टीप्लाई दो टाइप्स हो सकते हैं, आइदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। अगर इसमें एक और पॉइंट अभी आएगा नहीं, लेकिन अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें इन दोनों की, तो जो ये वाली एप्लीकेशन होती है वो जैसे अलग अलग, जैसे जब वर्क फाइंड करते हैं तो वहाँ पे होते हैं फोर्स डॉट एस। और कहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, अगर पावर की बात करें तो वो होती है एफ डॉट वी। तो ये एप्लीकेशन है कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे लगता है, कि अगर वर्क फाइंड करना है फिर पावर फाइंड करनी है तो क्या लगता है, ये डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन है टॉर्क वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं। तो ये क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। तो अभी ये तो खैर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करिए, हमने वेक्टर्स प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी। अब पहला इसका पॉइंट लेंगे, सबसे पहले आज के लेक्चर में बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मुझे ये निकालना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब भी हम कोई दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये वाला मेरा बी वेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो थीटा एंगल क्या होता है, थीटा एंगल वो एंगल है जो कि मेरा दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करके आपस में के बीच में बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये वाला मेरा बी वेक्टर है, तो जो थीटा होगा इस केस में वो क्या होगा, एंगल थीटा बोले तो एंगल
बिटवीन दी वेक्टर्स, इस थीटा की डेफिनेशन बोले तो कि अगर कोई बात करता है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है, तो वो को मैं कैसे फाइंड करूँगा, दोनों की टेल को ज्वाइन करके। तो अगर ये मेरा ऐसे होता ए और बी वेक्टर कि ए ये है बी ये है, और इसमें मुझसे बोलते हैं कि थीटा क्या है, तो ये थीटा ये नहीं होता, नहीं, थीटा होता कि ए ये रहा और बी ये रहा, ए और बी, इस बी को मैंने शिफ्ट कर लिया, और फिर जो ये वाला एंगल आता वो थीटा होता, वो वाला जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, दोनों की टेल को ज्वाइन करके। ये तो आपका, ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या फिर एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, वो क्या होता है, वो होता है कि दोनों की टेल को ज्वाइन करके जो बीच में एंगल बनता है वो। ओके, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट बात करेंगे। तो ए डॉट बी को जब हम मतलब करते हैं, ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है वो आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा वही है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। तो ए डॉट बी का जो आंसर आता है वो आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइंस ऑफ देयर एंगल बिटवीन देयर वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और फिर उनके बीच में जो कोसाइन है वो कोसाइन थीटा, उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन थीटा। सो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन टाइप है ना, कि आपको डॉट प्रोडक्ट जब भी करना है तो उसका आंसर क्या आएगा कि दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसका जो उनके बीच में जो एंगल है थीटा उसका कॉसाइन का, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कि स्केलर क्वांटिटी होगी, आपको यहाँ से दिख रहा है स्केलर क्वांटिटी होगी, दिस क्वांटिटी इज एन स्केलर क्वांटिटी होगा दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा। और जहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा। ओके, तो अगर मान लो आपसे ऐसे बात की जाए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप दो तरीके से थीटा ले सकते हो ना, ये भी आप थीटा ले सकते हो, ये भी आप थीटा ले सकते हो। तो आपको याद रखना कि जो थीटा लेना है वो 0 से पाई के बीच में लेना है। तो ये थीटा सही है, ये थीटा गलत है, क्योंकि ये मतलब लाइक 180 से बड़ा होगा ना, ये 180 से छोटा है। तो जो छोटा वाला है बेसिकली 0 से पाई कितना, तो पाई होता है 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री के बीच वाला थीटा लेना है। ओके, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि ए डॉट बी का ये आंसर होता है, थीटा क्या लेना है, थीटा भी समझ में आ गया। ओके, वेल डन, इतना समझ में आना चाहिए। ओके, सो लिख देता हूँ मैं एक बार दोबारा से, ए डॉट बी इजकल्स टू मॉड ए मॉड वी कॉस थीटा। ओके, तो अब इसमें हम कुछ केसेस देखते हैं कि सबसे पहला केस हम दे रहे हैं यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री के बराबर है। थीटा क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन दी सेम डायरेक्शन, कि जब ए और बी वेक्टर मेरे सेम डायरेक्शन में होंगे, जब ए और बी वेक्टर मेरे सेम डायरेक्शन में होंगे तो जो थीटा होगा उनके बीच में 0 होगा। ठीक है, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी मेरा इक्वल होगा ए बी के इक्वल, राइट। सिंपल बात समझ में आई सबको। सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि जब मेरा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट वेक्टर्स हैं, ए और बी क्या है, अपोजिट वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कॉस 180 डिग्री की, तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। तो इम्प्लाइज जो मेरा ए डॉट बी होगा वो किसके इक्वल होगा, -AB के इक्वल होगा। ठीक है, मैं थीटा में चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मतलब थीटा में भाई क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। अगर यहाँ से देखोगे कि ए और बी सेम डायरेक्शन में ले सकते हो, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हो, ए और बी परपेंडिकुलर ले सकते हो। यही तो 3 स्पेशल केस हो सकते हैं, है ना। और बाकी क्या बाकी ये हो सकता है कि एक्यूट एंगल हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। पूरे 180 में लाइक 0 से लेके 180 तक क्या क्या केस आएंगे, पहले 0 आएगा, फिर एक्यूट बनेगा, फिर 90 बनेगा, फिर ऑब्ट्यूस बनेगा, और फिर फाइनली अपोजिट बन जाएगा। यही 5 केस हो सकते हैं। तो 0 और 180 वाला ले लिया। अब ये 3 केस की बात करते हैं। तो अगर पहले 90 डिग्री वाले की बात करते हैं कि अगर थीटा क्या है, 90 डिग्री है, π/2 है, π/2 और 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं आपस में, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा।
ये समझ में आता है। जब थीटा हमारा जीरो था, जब सेम डायरेक्शन में थे, तो जो ए डॉट बी का हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट किया वो सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वी के ए प्रोडक्ट के इक्वली हो गया। कॉस वाला टर्म कॉस जीरो बन होता है तो हट गया। जब अपोजिट में थे तो माइनस ए बी हो गया। जब 90 डिग्री हैं, अगर आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनका आप डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी का आंसर जीरो आता है। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो ए डॉट बी का आंसर जीरो आता है। उसके बाद चौथा और पाँचवा केस क्या है, चौथा केस है कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या मतलब, जो थीटा है वो जीरो से लेके 90 के बीच में है, राइट। ज़ीरो कर लो, ज़ीरो से लेके 90 के बीच में है जो थीटा है हमारा। जिसमें आपको क्या पता चल रहा है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होगा 0 से 90 के बीच में। तो जो ए डॉट बी का जो सम आएगा वो मॉड ए भी पॉजिटिव होगा, मॉड बी भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। और सिमिलरली अगर हम फिफ्थ केस की बात करते हैं कि जो थीटा है वो हमारा 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसका मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट। तो इसमें जो कॉस थीटा आएगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इम्प्लाइज जो ए डॉट बी होगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हमारे 5 केस बन गए ए डॉट बी के, जहाँ पे हमने कॉस थीटा को वेरी करवाया 0 से लेके 180 तक। 0 से 180 तक की ही वैल्यू है थीटा की, मतलब वही है ना, थीटा को हम 0 से 180 के बीच में ले सकते हैं। तो हमने ये वेरी करवाया, तो 0 पे चेक करा, 180 पे चेक किया, 90 पे चेक किया और एक्यूट और ऑब्ट्यूस पे चेक किया। तो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए, जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव साइन लगा के इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया, मतलब ये 5 केस हो गए, तो आपको सिंपल समझ में आ गए क्या होता है। ओके, कुछ और पॉइंट लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ए वेक्टर और ए वेक्टर, अगर मैं दो सेम वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर, मतलब किसी भी सेम का लाइक ये डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, तो मेरा आंसर आएगा ए स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका ऐसे तो लेंगे कि ये इसका होगा मॉड ए कॉस ए और ए के बीच में क्या होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर। तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर सेम वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे सेम वेक्टर्स का, तो उसका जो आंसर आएगा वो उसका लाइक स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा। सिंपल है ये। तो ऐसे ही फिर हम बात करते हैं हमने इस वाले रिजल्ट से कि अभी मैंने क्या रहेगा कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो आपको पता है 3 वेक्टर्स ऐसे जो कि हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ जी पता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। और एक्स वाई और जेड डायरेक्शन क्या होती हैं, एक्सिस क्या होती हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तीनों। तो मुझे क्या पता है कि इसका मतलब क्या होगा कि आई कैप और जे कैप को जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो उसका आंसर मेरा 0 आएगा। सिमिलरली जे कैप और के कैप का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली के कैप और आई कैप का मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आंसर 0 आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाली इससे है, हमें पता था कि परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर्स होते हैं तो ए डॉट बी का परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं अगर, तो आंसर 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर हमारा 0 आता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। और आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। ये तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर जो बाहर निकल रही है प्लेन के, आपको दिख रहा होगा अगर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद एक से लास्ट बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब कि ए डॉट बी का मतलब बी डॉट ए ही होता है। कैसे देखोगे, ऐसे देख लो कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और यहाँ इसका भी मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। तो सब, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, तो स्केलर को तो आप कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया कि ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के इक्वल होता है। उसके बाद अगर आप ऐसे करोगे कि ए डॉट
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल रूल्स नहीं होते। हमें लगता है कि मतलब देखने पर सिंपल लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होते, कई बार कुछ पंगेबाजी हो जाती है। तो यहाँ पे अब याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट्स में कुछ पंगेबाजी नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट्स में सिंपल सिंपल कर सकते हो। ओके, एक और फाइनल केस की बात करते हैं, फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मैं ए वेक्टर को लिखता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये समझ में आता है। किसी भी वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे उसके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, सिमिलरली मैं किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ कि बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप, किसी भी वेक्टर को मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ। जब मैं इसका ए डॉट बी करूँगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको एक बार में समझ में आता है वेल डन, नहीं आता तो सोचो कि क्या है इन दोनों का, मतलब इसको मैं इस पूरी टर्म को मैं इस पूरी टर्म से क्या करूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये वाला मैं स्टेप लगाऊंगा तो मतलब ए एक्स आई कैप को पहले मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस ए वाई जे कैप को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस ए जेड के कैप को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा। ये समझ में आता है कि अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा कि मैं ए एक्स आई कैप को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का बी एक्स जे कैप को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का सी वाई सॉरी ए वाई जे कैप और ये क्या है ए जेड के कैप को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा। ये ब्रैकेट जो नीचे वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है। ओके, सिमिलरली है ना, ये ब्रैकेट है। तो ए एक्स आई कैप को इस ब्रैकेट से, ए वाई जे को इस ब्रैकेट से और ए जेड के कैप को इस ब्रैकेट से। ओके, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मेरी 3 टर्म्स हैं, आई कैप वाली, जे कैप वाली, के कैप वाली। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ए एक्स आई कैप को मैं इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स आएगा दोनों, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप का प्रोडक्ट आएगा 0 आएगा, 1 आएगा सॉरी। ठीक है ना, ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, ए एक्स और इंटू बी एक्स आएगा। यहाँ से देखो कि क्या कह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ए एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी ऐसे नहीं, डॉट प्रोडक्ट है बी एक्स आई कैप से, तो क्या आंसर आएगा, मॉड ए एक्स मॉड बी एक्स, और आई कैप का दोनों में मतलब कॉस के तो कॉस जीरो का आंसर क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। सेम डायरेक्शन में ना, बेसिकली जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपल क्या आता है, उनके मॉड का मल्टीप्लाई आता है, तो ये ए एक्स और बी एक्स हो जाएगी। और जब मैं आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करूँगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आंसर 0 आता है। आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करूँगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, आंसर 0 आता है। तो इसका जो आगे बनेगा पूरा ब्रैकेट तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0। सिमिलरली जब ए वाई को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ आई कैप का टर्म है, कुछ जे कैप का टर्म है, कुछ के कैप का टर्म है। तो आई और के से मल्टीप्लाई करूँगा जे को तो हमेशा 0 आएगा, जे को जब जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि कॉस 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, तो सिंपल ए वाई और बी वाई आएगा, 0 प्लस ए वाई प्लस वाई वाई प्लस 0। ऐसे ये वाला करूँगा तो 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है ना, यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप वाले टर्म्स हैं अंदर की साइड, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप वाले टर्म्स हैं बेसिकली। तो जब के को आई और जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और जब के और के को मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन वेक्टर्स हैं बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, जब थीटा 0 होता है तो कॉस 0 1 होता है, तो उसमें मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका सम हो जाता है। तो फाइनली क्या आया, ए एक्स यहाँ से ये और ये, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, मैंने आपको ब्रैकेट खोल के एक बार दिखा दिया, वरना तो आपको अब सीधा मतलब क्या हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जब भी मैं मतलब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ये आंसर आता है। तो ये मेरे किस बारे में हो गई बात, डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो गई। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा था जब हम वर्क डन निकालना होता है हमें, वर्क डन
को हमें सॉल्व करना होता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। डब्ल्यू क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होता है कि डब्ल्यू जो इक्वल होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर के इक्वल। वेयर डब्ल्यू एफ तो पता ही है सबको, फोर्स है, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट, फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट करके जो क्वांटिटी आती है वो हमारा वर्क डन होता है। ओके, तो इस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, इस पे इधर की साइड कुछ F1 फोर्स लग रही है, इधर की साइड कुछ F2 फोर्स लग रही है, और ये ब्लॉक अगर इसे मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ से ये ब्लॉक x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गया है, यहाँ पे पहुँच गया है। ओके, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2 और W नेट वर्क डन। तो वर्क डन बाय F1 क्या होगा? वर्क डन बाय F1 होगा F1 वेक्टर डॉट x का वेक्टर। ओके, तो ये जो x इधर आएगा, ये क्या है? मतलब दोनों सेम डायरेक्शन होंगे ना, F1 और x, तो ये प्लस का F1 इंटू एक्स आंसर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये होगा F2 डॉट एक्स, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस F2x आएगा। और इसकी बात करूँगा मैं तो क्या होगा? F1 माइनस का F2 डॉट एक्स, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो मतलब इसका आएगा F1x माइनस F2x। तो बेसिकली ये आपका हो गया वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन नेट वर्क डन। तो क्या करते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स है और जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो cos 0 होगा। इस वाले में क्या होगा? cos 0 होगा, तो आंसर cos 0 कितना होता है? 1 होता है। इस वाले में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 डिग्री होगा, तो वो माइनस आ गया इस चक्कर में। और इसमें तो कुछ मतलब टोटल बेसिकली दोनों को ऐड अप कर दिया तो आ गया। गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ब्लॉक है, अगर m मास का कुछ ब्लॉक है, इस पर कुछ F1 फोर्स लग रही है, और ये क्या है? रफ सरफेस है, तो इस पर पीछे की साइड एक F फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और ये सेम ऐसी x डिस्टेंस से मूव कर गया, x डिस्टेंस से मूव करे, तो वर्क डन बाई F1 कितना होगा? वर्क डन बाई F1 होगा F1 इंटू F1 डॉट x, तो ये सेम डायरेक्शन में है तो F1x आ जाएगा। ओके, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना वर्क करी होगी? तो माइनस का म्यू mg, जो फोर्स होगी फ्रिक्शन की वो किसके इक्वल होगी? म्यू एन के इक्वल होगी ना, फ्रिक्शन फोर्स होगी, और एन किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। ये तो सबको समझ में आता है ना, तो माइनस का म्यू mg डॉट एक्स। ऐसे करते हैं, तो पहले एफ वेक्टर स्मॉल एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो इस ये जो एफ वेक्टर एक्स वेक्टर का जो वो आएगा, तो वो आएगा वो माइनस का एफ एक्स आएगा, और फिर उसे कर सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हो म्यू एम जी इंटू एक्स। ओके, मैंने वो सीधा आंसर लिख दिया था, तो पहले एक स्टेप बीच में लगा देता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? कि फ्रिक्शन फोर्स डॉट प्रोडक्ट एक्स डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? माइनस एफ है, माइनस एफ क्या है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर डॉट प्रोडक्ट है बीच में बेसिकली, तो कॉस क्या है? 180 है, कॉस 180 है तो माइनस आ गया, तो माइनस इंटू एफ एक्स, बस। तो फिर एफ की वैल्यू डाल दी म्यू एम जी, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक फाइनल क्वेश्चन और कर लो, ये एप्लीकेशन पे वर्क डन पे ये एंगल थीटा है, ये क्या है? ब्लॉक है एम मास का, और इस पर कुछ पीछे की साइड फ्रिक्शन लग रही होगी, और वो कुछ इधर की साइड चल रहा होगा, तो फाइनली वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला मान लो, तो ये एल डिस्प्लेसमेंट है उसकी। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि ये जो एम मास का ब्लॉक है, ये एल डिस्प्लेसमेंट स्लाइड कर गया नीचे की साइड, तो मुझे क्या निकालना है? अगेन वर्क डन निकालना है, टोटल एफ नेट निकालना है, बेसिकली वर्क डन नेट निकालना है, राइट। तो इस पर जो वर्क डन होगा वो नीचे की साइड किसकी वजह से होगा? तो अगर
तो इसकी अगर हम बात करेंगे, इस ब्लॉक का अगर हम FVD बनाएंगे, इस ब्लॉक का अगर हम FVD बनाएंगे तो इस पर पीछे की साइड लग रही होगी फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सबको समझ में आता है। इधर की साइड लग रही होगी mg का साइन थीटा वाली फोर्स, इधर की साइड लग रही होगी mg का कॉस थीटा वाली फोर्स। या फिर इसे ऐसे कर लो कि नीचे की साइड mg फोर्स लग रही होगी और इसे मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, ये वाला थीटा एंगल है। और ऊपर की साइड लग रही होगी नॉर्मल फोर्स। ओके, तो ये क्या है, ये मेरा FVD है इस m मास के ब्लॉक का। m मास के ब्लॉक का ये FVD है। पीछे की साइड फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की साइड mg फोर्स और इधर की साइड नॉर्मल फोर्स। और ये मैंने क्या कर लिया, रिजॉल्व करके आ गया mg कॉस थीटा और ये। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन बाय सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी बात करता हूँ। ग्रेविटी ने कितना काम किया, ग्रेविटी का क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब समझो 3 फोर्स लग रही है बेसिकली। ग्रेविटी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है। तो ग्रेविटी वाली फोर्स कितना काम कर रही होगी। तो ग्रेविटी वाली फोर्स के लिए अगर मैं बात करूँगा तो कि ग्रेविटी वाली फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इसका, इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है। ग्रेविटी वाली फोर्स में नीचे वाली डायरेक्शन में लग रही है। तो ग्रेविटी वाली फोर्स जो ये mg फोर्स है, लाइक डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट L वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों के बीच की अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो mg L और क्या कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस 90 माइनस का थीटा। ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला 90 माइनस का थीटा होगा ना। ये तो ये mg फोर्स और ये वाले जो भाई ये क्या होगा, ये mg फोर्स ऐसे नीचे की साइड लग रही है और L वेक्टर इधर की साइड है, राइट। और तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो बस डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का इसका मैग्नीट्यूड और जो भी इनके बीच का एंगल है उसका कॉस। तो ये हो गया ना, तो ये क्या हो गया mg साइन थीटा L। तो मैं आपको क्या करना चाहता था, इससे ये समझाना चाहता कि आप इसे सीधा सीधा भी कर सकते थे। ये तो हमने ऐसे किया कि मतलब फोर्स को mg माना एंड देन किया। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि mg फोर्स के दो कंपोनेंट मान लिए, कॉस साइन थीटा इधर डायरेक्शन में L के पैरेलल और कॉस थीटा परपेंडिकुलर है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि L और ये क्या है mg साइन थीटा का तो पैरेलल है। तो अगर मतलब ये कुछ L कैप होता L की डायरेक्शन में, तो L कैप इधर आता और प्लस का क्या है mg कॉस थीटा का कुछ परपेंडिकुलर वाला, L परपेंडिकुलर कर लो अगर तो कैप। क्या समझ आया ये मैंने क्या क्या लिखना चाहिए। मैंने बेसिकली लिखना चाहा कि अगर मैं वेक्टर्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो मतलब क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो mg फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को नीचे की साइड खिसका रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि ये ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड क्यों कर रहा है, mg फोर्स की वजह से स्लाइड कर रहा है। लेकिन उसका दूसरा पॉइंट आपको समझना चाहिए कि mg के पूरी mg फोर्स की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा है, mg के कंपोनेंट की वजह से स्लाइड कर रहा है। तो mg साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से स्लाइड कर रहे हैं। तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन होता है उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, जिस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है ना। तो क्या बात करूंगा, तो मैं कहूँगा कि ठीक है अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फोर्स और का दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, फोर्स वेक्टर जो भी जो ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या है L वेक्टर है। ओके, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये mg साइन थीटा L मेरा आंसर आ गया। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इस mg के दो कंपोनेंट्स हैं, mg कॉस थीटा mg साइन थीटा। तो वो जो स्लाइड कर रहा है वो mg साइन थीटा की वजह से स्लाइड कर रहा है। या फिर ये कह सकता हूँ कि जो mg साइन थीटा है वो L के पैरेलल है। तो इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो mg साइन थीटा और L इंटू L आ जाएगा, राइट, इंटू L आ जाएगा। क्योंकि जब ये दोनों का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं और दोनों दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बेसिकली वो cos 0 बन जाता है दोनों का एंगल बीच में, और वो 1 होकर हट जाता है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड ले जाता है। और अगर mg cos थीटा और L का मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा, mg cos थीटा और L का डॉट प्रोडक्ट करूँगा, तो क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है तो वो आंसर प्लस 0 आएगा। तो आंसर फाइनली मेरे पास इतना आएगा। तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। उसके बाद अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो भाई फ्रिक्शन फोर्स और जो L वेक्टर्स हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, और वो आएगा माइनस का फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और L का मैग्नीट्यूड। माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री है, राइट। कि अगर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो L इसमें लग रहा है बिल्कुल 180 डिग्री है, तो माइनस आ गया बस। फिर तो फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा म्यू mg cos थीटा।
ये आपको पता ही है, और ये एल होगा। बस तो ये आंसर आ गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नॉर्मल की बात करूँगा अगर वर्क डन बाय नॉर्मल तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एल है, तो आंसर इसमें ज़ीरो आएगा, राइट, क्योंकि cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये फाइनली मतलब लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। यहाँ पे हमने मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल निकाला। तो ये एफ बनाया, बस एक बार एफ बन गया फिर तो सिंपल है। यहाँ पे वर्क डन वाले बाय ग्रेविटी में थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, वो भी मैंने बना दिया, लेकिन मतलब अगर आपको सीधा सीधा समझ में आता है तो सबसे सिंपल है कि एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा किया तो बस एम जी साइन थीटा इंटू एल आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि एम जी कॉस थीटा और एल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो वो हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एफ एल हो गई, सिंपल। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का आ गया, और फिर एफ़ की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा होती है, तो मतलब यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है ना, म्यू इंटू एन होती है ना एफ़ की वैल्यू, और एन क्या है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो बस, और फिर नॉर्मल की वजह से वर्क डन की बात करेंगे तो नॉर्मल फोर्स के लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के। जो नॉर्मल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, cos 90, तो cos 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो नॉर्मल फोर्स का आंसर ज़ीरो आया। तो यह हो गया हमारे आज के लेक्चर में, हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात किया। डॉट प्रोडक्ट का सीधा सीधा हमने क्या करा कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो कि टेल को ज्वाइन करके बनता है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा और बात की उसके बारे में कि मतलब सेम वेक्टर्स होते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो कॉस ज़ीरो बन जाता है, तो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। और परपेंडिकुलर होते हैं तो ज़ीरो आंसर आता है, क्योंकि cos 90 ज़ीरो होता है। और 180 पे होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स होते हैं, तो नेगेटिव लगा दो तो आंसर आता है। तो ये तीन स्पेशल केस से बेसिकली 0, 90 और 180 डिग्री वाले, जहाँ पे आपको जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी जो हमने एक बड़ा सा केस किया कि ए वेक्टर को हम ए एक्स ए वाई और ए जेड आई जे के कैप में लिख सकते हैं, ऐसे बी वेक्टर को बी एक्स बी वाई बी जेड आई जे के कैप में लिख सकते हैं। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड आएगा। ओके, वो भी कर लिया। तो बस, और फिर हमने ये वर्क डन एप्लीकेशन सीखा कि एफ डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, वो एफ डॉट एस करके निकालते हैं कि उसके पे जो फोर्स लग रही है उस भी किसी भी चीज़ पे, पार्टिकल पे, डब्बे पे, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, तो हमारा वर्क डन निकल जाता है। ओके, 3 एग्जाम्पल ले लिए, सॉल्व कर लिया। अगले लेक्चर में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, और फिर टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। फिर मतलब हमारा वेक्टर्स और फोर्सेस वाला चैप्टर ख़त्म होने पे आ रहा है। लास्ट लेक्चर्स में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, ठीक है ना। अब अगले बाकी के मतलब अगले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट और टॉर्क अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स कंसिडर करेंगे, तो वो वाला लेक्चर है। ओके, थैंक यू।